कहते हैं ना, जब दुनिया साथ छोड़ दे तब ऊपर वाला किसी न किसी अनजान को अपना बना देता है। एक बच्चा रोज सुबह सुबह एक करोड़पति आदमी की कार जो उसके बड़े से घर के बाहर खड़ी रहती थी उसे चुपचाप आकर साफ कर देता। ना कोई आवाज, ना किसी इनाम की उम्मीद, बस हाथ में एक पुराना गीला कपड़ा लिए आता और बड़ी ही संजीदगी से उस कार को चमकाता, फिर बिना कुछ कहे लौट जाता। उस बच्चे की उम्र मुश्किल से 10 से 11 वर्ष रही होगी। कपड़े मैले कुचेले पहनता था, घिसी हुई चप्पल होती थी, लेकिन चेहरे पर एक ऐसी मासूमियत और अपनापन जैसे वो गाड़ी उसकी नहीं, उसके दिल के किसी कोने की याद हो। लोग अक्सर पूछते थे, तू ये सब क्यों करता है? क्या कोई तुझसे ये जबरदस्ती करवाता है? कोई तुझे मजबूर करता है क्या? वो बच्चा बस मुस्कुरा देता, सिर झुका लेता और बस यही कहता कि नहीं साहब, मेरा मन करता है, इसीलिए करता हूं। दोस्तों, उस कार वाले करोड़पति व्यक्ति का नाम था संजीव राठौर। वह लखनऊ का एक मशहूर बिजनेसमैन था जिसके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी थी और कारोबार था। लेकिन एक साल पहले की दर्दनाक घटना ने उसकी पूरी जिंदगी को झकझोर कर रख दिया था। संजीव घर में अकेले रहते थे। उस बंगले में वो अकेले रहते थे, लेकिन उस घर की दीवारें अब किसी की हंसी नहीं सुनती थी, क्योंकि उस एक हादसे ने उसका पूरा परिवार छीन लिया था। संजीव को इस बात का शुरू शुरू में ज्यादा ध्यान नहीं आया। उन्हें लगा कि शायद कॉलोनी का कोई सफाई कर्मी उनकी गाड़ी को हर रोज साफ कर देता है। लेकिन जब लगातार 2 हफ्तों तक गाड़ी हर सुबह बिल्कुल चमचमाती हुई दिखाई देने लगी और एक भी दिन ऐसा नहीं बीता जब उस पर धूल रही हो, तो संजीव के मन में सवाल उठने लगे। आखिर कौन करता है यह सब और क्यों करता है? एक सुबह जब उन्हें दवाई लेने बाजार जाना था, वह जैसे ही घर से बाहर निकले तो सामने का नजारा देख करके ठिठक गए। एक दुबला पतला लड़का झुके हुए सिर के साथ उनकी गाड़ी को चमचमा रहा था। उसकी छोटी सी काया, हाथ में एक पुराना फटा कपड़ा और आंखों में एक गहरी परछाई झलक रही थी। संजीव कुछ देर वहीं खड़ा रहा, फिर पास जाकर बोले, बेटा, तुम मेरी गाड़ी रोज साफ करते हो? बच्चा थोड़ा डर गया, लेकिन बोला, जी साहब। संजीव राठौर ने उस बच्चे से पूछा, क्यों करते हो? किसी ने क्या तुमसे कुछ कहा है करने के लिए? संजीव की आवाज सख्त नहीं थी, बस हैरानी से भरी हुई थी। बच्चा बोला, नहीं साहब, कोई नहीं कहता, बस मन करता है। वह गाड़ी मेरे पापा की गाड़ी जैसी है। संजीव की आंखें एक पल को झपक गईं। बोले, क्या मतलब बेटा? बच्चा एक पल को चुप रहा, फिर धीरे से बोला, मेरे पापा एक अमीर आदमी की गाड़ी चलाते थे। ऐसी ही काली गाड़ी थी। जब घर लाते थे तो हम दोनों मिलकर उसे सुबह सुबह साफ करते थे। वह मेरी सबसे प्यारी याद है। संजीव की सांस थम गई। उस बच्चे की कांपती हुई आवाज, थरथराते होठ और भीगी आंखें देखकर संजीव को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके टूटे हुए दिल को छू लिया हो। संजीव ने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, अब तुम्हारे पापा कहाँ हैं? बच्चे की आवाज और धीमी हो गई। अब वह इस दुनिया में नहीं रहे, ऐसा बोला। अब मैं अकेला हूं, मेरी मां भी चल बसी। संजीव चुप रह गए। उनके कानों में अपने बच्चे की हंसी गूंजने लगी, उनकी बीवी की वह मीठी आवाज, उनका अपना बिखरा हुआ अतीत अब सामने खड़ा था, एक छोटे से लड़के के चेहरे में। संजीव ने गहरी सांस ली, बस वहीं खड़े रह गए। बच्चा गाड़ी को पूरा पहुंचकर धीरे धीरे चला गया, लेकिन संजय की आंखें अब भी उस रास्ते पर लगी थीं जहां वह मासूम टूटे पांव से चला गया था। उन्हें कुछ महसूस हुआ था, जैसे कोई उनकी खोई हुई दुनिया का एक टुकड़ा फिर से लौट आया हो। उस रात संजय सो नहीं पाया, बिस्तर पर लेटा रहा, छत घूरता रहा, लेकिन आंखें बार बार उस बच्चे के मासूम चेहरे पर जा अटकती। वह झुकी हुई आंखें, वह टूटी हुई चप्पलें और वह एक वाक्य, मेरे पापा की गाड़ी भी ऐसी थी। संजीव ने करवट बदली,
लेकिन जिस दिल ने अपने को खोया हो वो करवट बदलने से नहीं सोता। सुबह का उजाला हुआ तो उठकर तैयार हो गया, ना दवाई न नाश्ता, बस बाहर निकल गया। उसी गाड़ी के पास खड़ा होने में घड़ी में 7 बज चुके थे और तभी सामने वाली गली के मुहाने पर वही बच्चा आता दिखता है, धीरे धीरे चलता हुआ, जैसे हर कदम कोई याद हो। संजीव की आंखें उसे देखती रहीं। बच्चे की नजर जैसे ही उस पर पड़ी उसका चेहरा सक पका गया। वो एक पल को ठिठक गया, फिर खुद से बोला शायद आज यह मना कर देंगे। कोई बात नहीं, लौट जाऊंगा। लेकिन संजीव मुस्कुराया और धीरे से कहा, आजा बेटा, आज फिर से गाड़ी चमकानी है ना। बच्चे की आंखें भर आईं, लेकिन उसने सिर झुका लिया और गाड़ी की तरफ बढ़ गया। संजीव वहीं बैठ गया उसके बिल्कुल पास और कहा, तुम्हारा नाम क्या है बेटा? सागर बच्चे ने जब जवाब दिया, रहते कहाँ हो? तेरी ऐसी की तैसी। फिर खुद से बोला शायद आज यह मना कर देंगे। कोई बात नहीं, लौट जाऊंगा। लेकिन संजीव मुस्कुराया और धीरे से कहा, आजा बेटा, आज फिर से गाड़ी चमकानी है ना। बच्चे की आंखें भर आईं, लेकिन उसने सिर झुका लिया, सिर हिलाया और गाड़ी की तरफ बढ़ गया। संजीव वहीं बैठ गया उसके बिल्कुल पास में और उससे उसका नाम पूछने लगा। उस बच्चे ने अपना नाम सागर बताया। फिर संजीव ने उससे पूछा कि कहाँ रहते हो, कहाँ सोते हो। बच्चा बोला, जहाँ जगह मिल जाती है वहीं सो जाता हूँ। फिर संजीव राठौर ने बच्चे से पूछा कि पढ़ाई करते हो क्या? पढ़ाई का नाम सुनते ही सागर की आंखें झुक गईं। अब नहीं, पढ़ाई से क्या होगा साहब, पेट भर जाए बहुत है, ऐसा जवाब सागर ने दिया। संजीव की सांसें भारी होने लगी। उसे याद आया वह खुद भी तो एक वक्त ऐसे ही टूटा था, लेकिन फर्क इतना था कि उसके पास घर था, दौलत थी, नाम था, और यह बच्चा, इसके पास तो सिर्फ यादें थीं, वह भी अधूरी। सागर संजीव ने उसका नाम पहली बार पुकारा। अगर मैं कहूं कि तुम यहीं मेरे साथ रहो, यहीं इसी घर में, और स्कूल भी जाओ, पढ़ाई भी करो, और हाँ, गाड़ी साफ करना हो तो तुमसे बेहतर कोई ही नहीं कर सकता। सागर ये बात सुनकर के चौंक गया, एक पल को कुछ भी नहीं बोल पाया। फिर बोला, मुश्किल से पूछा फिर उसने मुश्किल से पूछा, साहब आप मजाक तो नहीं कर रहे? साहब का गला भराया, नहीं बेटा, तुम्हें अपने घर में रखूंगा, तुम्हारी पढ़ाई का खर्च मैं उठाऊंगा और तुम मेरे साथ रहोगे हमेशा के लिए। सागर के हाथ कांपने लगे। उसने कपड़ा नीचे रखा और धीरे से पूछा, क्या मैं यहाँ सच में रह सकता हूँ साहब? संजीव ने आगे बढ़कर उसे अपने सीने से लगा लिया और बोला, हाँ बेटा, आज से यह घर तुम्हारा ही है। दोनों रो रहे थे, एक जिसने अपना सब कुछ खोया था, दूसरे ने जिसने सब कुछ होने के बावजूद अपनों को खो दिया था। उस दिन संजीव ने सागर को नए कपड़े पहनाए, वह कपड़े जो कभी उसके बेटे के लिए रखे गए थे। और जब सागर ने वह कपड़े पहने तो संजीव की आंखें भर आईं। तुझे इन कपड़ों में देखता हूं तो ऐसा लगता है जैसे मेरा बेटा फिर से मेरे सामने खड़ा हो। सागर भी आगे बढ़ा और पहली बार किसी के गले लगते हुए बोला, क्या मैं आपको पापा बोल सकता हूं? संजीव की आंखों से आंसू बह निकले। बोला, हाँ बेटा, आज से तू मेरा बेटा है। संजीव ने उस दिन सागर को अपने ही बंगले में एक छोटा सा कमरा दे दिया। जिस कमरे की दीवारों पर पहले बच्चों के खिलौने और फोटो हुआ करते थे, अब वह दीवार फिर से किसी सांसों से भर गई थी। सागर के लिए सब कुछ नया था, नया बिस्तर, नए कपड़े, नया टूथब्रश, और यहाँ तक कि खाने की प्लेट भी स्टील की सुंदर चमचमाती थी। वह थोड़ा हिचक रहा था, हर चीज को छूते वक्त डर रहा था, जैसे गलती से कुछ तोड़ दिया तो उसे कोई डांट देगा। लेकिन संजीव ने हर कदम पर उसे भरोसा दिया, बेटा यह सब तेरा है, डर मत, अब तुझ पर कोई हक जताने वाला नहीं है
अब तुझे सिर्फ प्यार मिलेगा। सागर के लिए वो रात जिंदगी की सबसे सुकून भरी रात थी। छत के पंखे के नीचे साफ चादर पर लेटकर सो गया, बिना किसी डर के, बिना किसी चिंता के। अगले दिन सुबह संजीव ने उसे तैयार कराया और उसे एक अच्छे से स्कूल में ले गया। प्रिंसिपल से बोला, यह मेरा बेटा है। प्रिंसिपल पहले सागर को देखकर थोड़ा हैरान हुए, लेकिन संजीव की आंखों में जो अपनापन था वह सब कह गया। ठीक है मिस्टर राठौर, ठीक है मिस्टर राठौर, आपका बेटा अब हमारे स्कूल का हिस्सा है। सागर की आंखों में चमक आ गई, जैसे उसने अपनी टूटी हुई जिंदगी को फिर से जुड़ते हुए देखा हो। अब हर दिन वह सुबह उठकर स्कूल जाना, शाम को घर लौटना और रात में संजीव के साथ बैठकर खाना खाना, यही उसका नया जीवन बन गया था। कभी रात को संजीव उसे पढ़ाते और फिर पुरानी कहानियां सुनाते, वही कहानियां जो कभी उन्होंने अपने बेटे को सुनाई थी। एक रात जब दोनों एक कहानी सुनते सुनते हंस रहे थे, संजीव ने धीरे से सागर के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, मैंने कभी सोचा नहीं था कि एक दिन तू मेरी टूटी हुई दुनिया को फिर से जोड़ देगा। सागर ने उसका हाथ पकड़ लिया और मैंने भी नहीं सोचा था साहब कि कोई मुझे बिना मतलब अपनाएगा, ऐसा बोला। संजीव मुस्कुरा दिया, अब मैं तेरा साहब नहीं, सिर्फ पापा हूं। कुछ महीनों बाद संजीव ने वकील से बात करके गोद लेने की पूरी प्रक्रिया शुरू कर दी। कागज तैयार हुए, दस्तखत हुए और कोर्ट के सामने उन्होंने साफ साफ कहा, मैं इस बच्चे को सिर्फ घर नहीं, नाम भी देना चाहता हूं। यह अब सागर राठौर है। कोर्ट की मंजूरी मिलते ही सागर ने संजीव को गले से लगा लिया। उसे गले में कोई औपचारिकता नहीं थी, वह रिश्ता अब सिर्फ नाम का नहीं, आत्मा का था। कई महीने बीत चुके थे। सागर अब पहले जैसा मासूम और सहमा हुआ बच्चा नहीं रहा था। वह अब स्कूल जाने लगा था, अच्छे से पढ़ता, समय पर खाना खाता और सबसे बड़ी बात, वह अब मुस्कुराने लगा था। संजीव के चेहरे पर भी अब वह उदासी कम हो गई थी। तभी जो हर शाम शराब की बोलतों में डूबा रहता था, अब वह शाम के होमवर्क और किस्सों में कटने लगी थी। एक दिन संजीव ने सागर से कहा, तैयार हो जाओ बेटा, आज तुझे एक जगह ले चलना है। सागर हैरान, बोला, कहाँ पापा? संजीव ने सिर्फ मुस्कुरा दिया, सरप्राइज है बेटा। गाड़ी चली, सागर बगल में बैठा था। रास्ते भर पूछता रहा, पापा कुछ तो बताइए ना, कहाँ ले जा रहे हो? लेकिन संजीव चुप रहा। उसकी आंखें बाहर की ओर थीं, क्योंकि वह उस रास्ते पर लौट रहा था जहां उसकी जिंदगी एक बार थम गई थी। लखनऊ, जहां उसका महल जैसा घर था, उसकी पत्नी, उसके माता पिता की हंसी गूंजती थी। फिर एक हादसे में जब सब खत्म हो गया था, गाड़ी जब उस विशाल घर के सामने आकर रुकी तो सागर की आंखें फटी की फटी रह गईं। यह इतना बड़ा घर यहाँ आपका है पापा? संजीव ने गाड़ी से उतरते हुए कहा, नहीं बेटा, अब यह तेरा है। दरवाजा खोला गया। अंदर ढेर सारे नौकर थे जो अब भी उस घर को संभाले हुए थे, लेकिन घर में रौनक नहीं थी, जैसे कोई बीमार शरीर सिर्फ सांसें ले रहा हो। संजीव सागर का हाथ पकड़ अंदर ले गया। वो हर एक कोने को देखता रहा, जहां कभी उसके बेटे की साइकिल रखी थी, जहां कभी उसकी पत्नी पूजा किया करती थी, जहां उसके बच्चे दौड़ते थे। हर चीज वैसी ही वैसी थी, लेकिन अब वह सुनी हवेली किसी अपने की सांसें लौटाई थी। संजीव ने सबके सामने कहा, आज से यह मेरा बेटा सागर इस घर का छोटा मालिक है। नौकरों की आंखें भीग गईं, क्योंकि उन्हें पता था कि साहब कितने सालों के बाद मुस्कुराए हैं। सागर को उस घर के हर कमरे में ले जाया गया और जब उसे वह कमरा दिखाया गया जिसमें कभी संजीव के बेटे के खिलौने रखे हुए थे, तो वो चुप हो गया। धीरे से बोला, क्या पापा मैं यहीं रह सकता हूं? संजीव का गला भराया। बोला, बिल्कुल बेटा, अब यह घर तेरा है और मैं तेरा हूं।
उस रात संजीव बहुत देर तक सागर को कहानियां सुनाता रहा। वह वही कहानियां थीं जो कभी उसके बेटे ने अधूरी छोड़ दी थीं, और सागर उन्हीं कहानियों को सुनते सुनते उस बिस्तर पर सो गया जहां कभी कोई बच्चा संजीव की बाहों में सोया करता था। समय बीतता गया और उस टूटे हुए आदमी की जिंदगी अब हर दिन एक नई सुबह लेकर आती। सागर अब 18 साल का हो चुका था। उसका चेहरा अब भी वैसा ही मासूम था, लेकिन उसके इरादे अब लोहे जैसे मजबूत थे। वह पढ़ाई में अव्वल था, संस्कारों में गहरा और अपने पापा को भगवान मानता था। संजीव हर दिन हर पल अपने बेटे की तरह उसे पालता। उसे कभी यह एहसास नहीं होने दिया कि वह इस घर में आया ही नहीं था, बल्कि हमेशा से यहीं का हिस्सा था। और अब तो घर के नौकर भी उसे छोटे मालिक संजीव साहब का बेटा कहकर पुकारते थे। सागर का ऐसा व्यवहार था कि हर कोई उसे दिल से अपनाता था। एक दिन संजीव थोड़े बीमार हो गए। डॉक्टर ने कहा, चिंता की कोई बात नहीं है, लेकिन उम्र हो चली है, देखभाल की जरूरत है। उसी शाम संजीव अपनी कुर्सी पर बैठकर कुछ सोच रहे थे, तभी सागर उनके पास आया। चाय का कप पकड़ाया और बोला, पापा एक बात कहूं। संजीव ने मुस्कुराकर कहा, बोलो बेटा। सागर थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, आज अगर मुझे नहीं अपनाते तो शायद मैं किसी ढाबे पर बर्तन मांज रहा होता या किसी नाली में पड़ा होता, लेकिन आपने मुझे अपना नाम दिया, घर दिया, सब कुछ दिया जो शायद मेरे खुद के माँ बाप भी मुझे नहीं दे पाते। संजीव का गला भर आया, आंखों में नमी तैर गई। बेटा, मैंने तुझे नहीं अपनाया तो खुद ही मेरी जिंदगी में रोशनी बनकर आया था। मैं तो सिर्फ अंधेरे में तुझसे टकराया गया। सागर ने उसका हाथ थाम लिया। पापा, आपने मुझे फिर से जीना सिखाया। अब मेरी बारी है, अब आप आराम कीजिए, मैं सब कुछ संभालूंगा। संजीव ने आंखें मूंद लीं और पहली बार उन्हें अपने बेटे की मौजूदगी में चैन की नींद आई। कुछ दिन बाद सागर ने पूरे बिजनेस की जिम्मेदारी संभाल ली। वह अब उतना ही काबिल बन चुका था जितना कभी संजीव का सपना हुआ करता था। लोग आज भी हैरान होते थे, जो बच्चा कभी टूटी चप्पलों में गाड़ी पहुंचता था, वह आज करोड़ों की कंपनी का मालिक कैसे बन गया। और सागर मुस्कुराकर सिर्फ इतना कहता, कभी कभी जिन रिश्तों को खून नहीं जोड़ता, उन्हें तकदीर जोड़ देती है। संजीव आप सुकून में थे, सागर अब सिर्फ उनका बेटा है। सागर अब सिर्फ उनका बेटा ही नहीं, उनका घर बन चुका था। कभी गाड़ी को सागर सिर्फ इसीलिए साफ करता था कि वह उसे अपने पापा की याद दिलाती थी। आज वही गाड़ी उसके लिए नए ऑफिस की पार्किंग में लगी रहती थी, लेकिन अब वह उसे चलाता है। वक्त ने एक टूटी हुई जिंदगी को फिर से जोड़ दिया, और इस बार टूटने का डर नहीं था, क्योंकि इस बार रिश्ता खून का नहीं, आत्मा का था।